अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नासिया कमल। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और बदलते मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेंडस की जानिब। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और श्रीलंका का गुर्बत के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर रानिल विक्रमासिंघे के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। IMF के साथ मुआहदे में हिमायत और मदद करने पर इज़हार तशक्कुर। पुरउम्मीद हैं कि दोनों मुल्क माशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल आएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। माशी बहाली के मंसूबे में हुकूमत की भरपूर मुआवनत करने का फैसला। पाक फौज ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कानकनी के शोबों में हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगी। अवामी खुशहाली के लिए पाक फौज हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मदद फराहम करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दाखिला सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती पहलुओं पर भी गौर। दिफाए वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। पड़ोसी मुल्क में कलअदम TTP और दीगर ग्रोहों की महफूज पनागाहों पर तशवीश का इजहार। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। PTI हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी में तमाम हदें पार की। IMF मुआहदे से इनहिराफ करके मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से दो चार करने की साजिश की। 350 डैम बनाने वालों ने आवाम को जैम फूल बना दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI हुकूमत का गन साफ। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। इत्तेहादी हुकूमत ने दुनिया के साथ ताल्लुकात को बाएतमाद तरीके से बहाल किया। 14 माह के दौरान 3900 मेगावाट बिजली पैदा की। रूस से सस्ता तेल आ रहा है। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहदा हो चुका है। 70 अरब रुपए BISP प्रोग्राम के जरिए गरीब अवाम को दिए। अगर ये सब कुछ 14 माह में हो सकता है तो 4 साल में क्यों ना हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात का ऐलान। परवेज खटक की जमात को 57 साबिक अरकान असेंबली की हिमायत। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी शामिल। पाकिस्तान के वजूद से ही हम सब का वजूद है। सानह 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं परवेज खटक। वज़ीर खजाना इसहाक डार से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की मुलाकात। माशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत फ़ज़ाई दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाक फ़ज़ाइया को तमाम वसाइल फ्राहम करेगी। वज़ीर खजाना। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की पासदारी, माशरती रवादारी, मसावात और अवामी खुशहाली भुट्टो खानदान के हर फर्द का मिशन था। इस मकसद की खातिर जानों की भी परवाह न की। जमहूरियत के साथ खड़े होने की पादाश में भुट्टो खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। जमहूर और अवामी हुकूक के लिए भुट्टो खानदान की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी। सख्त फैसलों से मुल्की मईशत की बहाली की राह हमवार की है। आइंदा माह निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। अवाम ने इलेक्शन में मैंडेट दिया तो मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में नेशनल कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद। मंसूबे से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के साथ गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों को मयारी सहूलियात मुयस्सर होंगी। 2018 में नेशनल कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह होना था। एक शख्स की जिद और अना की वजह से ये कौमी मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। सियासी अज़ाइम की वजह से कैंसर अस्पताल को नजरअंदाज किया गया। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
आइंदा समाअत 1 अगस्त को होगी। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का मामला, वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। अस्करी तंसीबात पर हमला बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। आईनी फ्रेमवर्क हमला आवरों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाजत देता है। दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कोयटा के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी, ग्रीन बस सर्विस का आगाज। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से बुरेली तक 18 स्टॉप, किराया 30 रुपए होगा। शहरियों का इजहार मुसर्रत। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम, पूंछ में 2 नौजवान शहीद कर दिए। इंसाफ के आलमी दिन पर मकबूजा वादी मुसालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी। काबिज फौज की मावराए अदालत कार्रवाइयां। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का बैनुल अक़वामी बिरादरी से वादे पूरे करने का मुतालिबा। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम का दूसरा मरहला। मार्टिन ओंटारियो में हजारों सिख वोट डालने के लिए निकल आए। 42,000 से ज्यादा सिखों ने घंटों कतार में खड़े होकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। शुरका की खालिस्तान के हक में नारेबाजी। जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशीदा का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हम आहंगी के फरोग पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में 26 मुआहदों पर दस्तखत। अमरीका, जनूबी कोरिया और जापान की मुश्तरका बहरी मशकें, फजाई ताकत का भी मुजाहरा। शिमाली कोरिया की तरफ से किसी भी मुहिमजोई का जवाब दिया जाएगा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल मुल्क में दाखिल होगा। 23 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खित्ता पोठोहार में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गाल टेस्ट का दूसरा दिन। श्रीलंका पहले इनिंग्स में 312 रन पर आउट। पाकिस्तान के 5 विकेट्स पर 221 रन। बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 91 रन दरकार। सऊद शकील और आगा सलमान के नेक्स्ट सेंचुरीज। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर देखिए बराह रास्त। और नोवाक जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब अधूरा। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज विंबलडन चैंपियन बन गए। असाब शिकन मुकाबला 4 घंटे और 42 मिनट तक जारी रहा। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने IMF के साथ मुआहदे में पाकिस्तान की हिमायत और मदद पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकल आएंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान के दोस्त और खैरख्वाह का किरदार अदा किया, जिस पर हम मशकूर हैं। उन्होंने इलाकाई तरक्की और अमन के लिए श्रीलंका के किरदार को सराहा। सदर रानिल विक्रमासिंघे ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से नेक तमन्नाओं के इजहार पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है और दोस्तों की मदद करना ही दोस्ती है। श्रीलंकन सदर ने IMF के साथ मुआहदे पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कायदाना किरदार को सराहा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात के मौके पर श्रीलंका के सदर ने जोर दिया था कि IMF पाकिस्तान की मदद करे। उन्होंने MD IMF से कहा था कि दिवालिया होने की वजह से श्रीलंका को शदीद मसाइब का शिकार होना पड़ा, पाकिस्तान को इस सूरत हाल से बचाया जाए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका करीबी इत्तेहादी और दोस्त हैं और मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू की वबा से निपटने में श्रीलंका ने हमारी मदद की। दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए श्रीलंका के सदर के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इंसदाद बनशियात के वज़ीर नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपनी वज़ारत से मुतालिक उमूर के बारे में भी वज़ीर आज़म को आगाह किया।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین وابڈا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی نے ملاقات کی اور انہیں پن بجلی منصوبوں کے حوالے سے بریف کیا۔ چیئرمین وابڈا نے ملک کے آبی ذخائر پر حالیہ بارشوں کے اثرات سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی، جس میں معاشی بحالی کے منصوبے میں حکومت کی بھرپور معاونت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانفرنس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پاک فوج سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سہولت کونسل کے ذریعے انتظام زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کانکنی کے شعبوں کی ترقی کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔ ISPR کے مطابق شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے مادر وطن کے دفاع میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانفرنس میں ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ شرکاء کو ہمسایہ ملک میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں، خاص طور پر کالعدم TTP اور اس سے منسلک گروپوں کے سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء نے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جدید ترین اسلحے پر شدید تشویش کا اظہار کیا، جس وجہ سے قومی سلامتی کی صورتحال پر سنگین اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ شرکاء نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر بھی غور کیا۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے عوام کی مجموعی خوشحالی کے لیے پاک فوج معیشت کی بحالی میں ہر ممکن تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کرے گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دوسروں کو چور کہنے والا اپنی کرپشن کا جواب نہیں دے رہا۔ اگر 14 ماہ میں بہتری آ سکتی ہے تو 4 سال میں کیوں نہ آ سکی؟ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی پالیسیوں نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اتحادی حکومت کی 14 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر رہے ہیں۔ تفصیل وقار حیدر کی رپورٹ میں۔ اتحادی حکومت نے ملک کو ڈیفال ہونے سے بچایا، معاشی استحکام دے کر جا رہے ہیں۔ 14 ماہ میں 3900 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں گزشتہ حکومت نے ملک دشمنی میں تمام حدیں پار کی۔ PTI حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ اگر عمران خان صاحب کے 14 ماہ گورنمنٹ کے پہلے 14 ماہ اس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ملک کا یہ حال تھا کہ چینی ختم، چینی مہنگی، آٹا ختم، آٹا مہنگا، گیس ختم، گیس مہنگی، بجلی ختم، بجلی مہنگی۔ خواتین شناختی کارڈ دکھا کر انگوٹھے پہ لائن لگا کر 1 کلو چینی رمضان میں خریدتی تھی۔ دوسروں کو چور کہنے والا، معیشت تباہ کرنے والا، نوجوان کا روزگار چھیننے والا، لوڈ شیڈنگ واپس لانے والا، دہشت گردی واپس لانے والا، ملک کو کے اندر مہنگائی کرنے والا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے والا آج بالٹی ڈبہ اور کنستر ڈال کے عدالت جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ اتحادی حکومت نے انتہائی کم وقت میں ملک کو استحکام دیا۔ انہوں نے کہا معاشی استحکام سے عام آدمی کی زندگی آسان ہوگی۔ وزیر اطلاعات کہتی ہیں موجودہ حکومت کے دور میں ہر شعبہ ترقی اور استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے 14 ماہ مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ کولیشن گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ملک کی معاشی استحکام دینا، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ معاشی استحکام والا پاکستان انشاءاللہ عوام کو دے کر جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ شہری اور دیہائی علاقوں میں ترقی کی جو فرق ہے اس کو مساوی کر دیا۔ 14 ماہ میں راول چوک فلائی اوور، اس کے بعد مارگلا ایونیو، اس کے بعد انٹرچینج جو 7th ایونیو کا ہے، اس کے بعد جو کیپٹن کرنل شیر خان ایونیو، اور یہ وہ ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا موجودہ حکومت نے جو کامیابیاں 14 ماہ میں حاصل کی PTI 4 سال میں حاصل نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ عام انتخابات نگران سیٹ اپ کے تحت ہوں گے۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک نے PTI پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا، جس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور 57 سابق ارکان اسمبلی نے شمولیت اختیار کی ہے۔ سابق صوبائی وزیر اشتیاق ارمڑ اور شوکت علی بھی نئی جماعت کا حصہ ہیں۔ شمولیت اختیار کرنے والے ارکان اسمبلی نے 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف سے راہیں جدا کی تھیں۔ سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ پاکستان کے وجود سے ہی ہم سب کا وجود ہے۔ 9 مئی جیسے شرانگیز واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہم خیال ایکس MNAs اور MPAs خیبر پختونخوا اکٹھے ہوئے اور آپس میں صلاح مشورے کے بعد ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے کریں گے۔
मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ कि हम मिलकर एक नए पार्टी की बुनियाद रखेंगे जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन होगा। मंशूर और झंडे का रंग इंशाल्लाह जल्दी हम ऐलान करेंगे। हमारा फ़ैसला पाकिस्तान के मफाद में होगा। मैंने और महमूद ख़ान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की, हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की। मैं आज इस मौके पर हर पाकिस्तान के अवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ जिस पर सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। तो ये सबको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, या इलेक्शन होने चाहिए। तो ये सवाल इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये मुल्क के लोग सोचें कि तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन के वक्त ज़ाया किए। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। हमने इस वजह से हम ख्याल और बाशऊर टीम और कारकुनान और आवाम को मिलाकर तरक्की और खुशहाली पर चलने का फ़ैसला किया है और एक नई पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। हम सब पाकिस्तान के साथ हैं और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सही मानों में किरदार अदा करें। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में माशी सूरत हाल और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को पाक फ़ज़ाइया को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और मकामी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए जारी मुख्तलिफ मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत को सराहते हुए कहा कि हुकूमत मुल्की फ़ज़ाई दिफ़ा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने के लिए पाक फ़ज़ाइया को तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी एतमाद का इजहार किया। बैंकिंग मोहतसिब सिराजुद्दीन अजीज़ ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सिराजुद्दीन अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बैंकिंग का शोबा उनके तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सिराजुद्दीन अजीज़ के बैंकिंग मोहतसिब बनने से इस शोबे में शफाफियत आएगी और शिकायत के इज़ाले में आसानियाँ पैदा होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की पासदारी, माशरती रवादारी, मसावात के फ़रोग़ और कौम की तरक्की भुट्टो ख़ानदान के हर फ़र्द का मिशन था जिसकी खातिर उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। शाहनवाज भुट्टो की बरसी के मौके पर पैगाम में उन्होंने कहा कि जमहूरियत के साथ खड़े होने की पादाश में भुट्टो ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए लेकिन उसूलों पर कोई समझौता नहीं हुआ। जमहूरियत और अवामी हुकूक के लिए भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो का कब्रिस्तान जमहूरियत के लिए जाने कुर्बान करने वालों से आबाद हुआ। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का ताबनाक सूरज गढ़ी खुदा बख्श के शहीदों के खून की लाली लेकर तुलू होता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत के लिए जाने कुर्बान करने वालों की जद्दोजहद की तकमील है। हमारी जद्दोजहद अभी जारी है। जमहूरी खुशहाली, खुद मुख्तार और बावकार पाकिस्तान जमहूरियत पसंदों की मंजिल है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल कहते हैं कि चेयरमैन PTI को मुल्क की चाबी देकर तबाही फैलाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग नारोवाल में निसार फातिमा ऑडिटोरियम, जामे मस्जिद और इनोवेशन सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम आइंदा आम इंतखाबात में सही फैसला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। नारोवाल में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि 2018 में साजिश के तहत एक अनाड़ी को हुकूमत दी गई जिसने मईशत को तबाह किया। आज 1 साल बाद हमने पाकिस्तानी मईशत को अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। हमारे बाद जो लोग आए वो नौजवानों को कहते थे कि हम आपको मुर्गियां देंगे और अंडे देंगे। हम नौजवानों को कहते थे कि हम आपको लैपटॉप्स देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देंगे, साइबर सिक्योरिटी देंगे, ऑटोमेशन रोबोटिक्स देंगे, बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग देंगे ताकि आप लोग 21वीं सदी की जदीद मईशत के नॉलेज वर्कर्स बने।
एहसन इकबाल का कहना था कि नौजवानों को टेक्नोलॉजी के शोबे में बाइख्तियार बनाने के लिए लैपटॉप्स दिए। आज पाकिस्तान फ्री लांसिंग में तीसरा बड़ा मुल्क है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और इसी तरह ऑटोमेशन रोबोटिक्स का, ताकि वो दुनिया में बेहतरीन मुसाबकती सलाहियत को पैदा करें और पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा करने के काबिल हो सके। एहसन इकबाल का कहना था कि दूसरे ममालिक का आज पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। इलेक्शन में अगर अवाम ने सही फैसला किया तो पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद में नेशनल कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया है। इस मंसूबे से इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला के लोगों को कैंसर का बैनुल-अक़वामी मेयार का इलाज मुयस्सर होगा। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में सरकारी शोबे के कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने संग बुनियाद रखा। मंसूबे पर कुल लागत का तखमीना 10 अरब 80 करोड़ रुपए है, जो 2 साल की मुद्दत में जून 2025 में मुकम्मल होगा। अस्पताल में OPD, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, मेडिकल और ऑन्कोलॉजी वार्ड्स शामिल हैं। ब्लड बैंक, मेडिकल ICU, गायनी, पीड्स और सर्जिकल वार्ड समेत दीगर जदीद सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने बताया कि 2018 के PSDP में ये मंसूबा शामिल था, लेकिन अवामी फलाह का इंतहाई अहम मंसूबा मनफी सियासत की वजह से तातुल का शिकार हो गया। कितना जरूरी प्रोजेक्ट था, लेकिन ये जिद और अना की नजर हो गया और आज 4 गुना ज्यादा पैसों की लागत से इसका इफ्तिताह कर। जिद और अना ये गुज़िश्ता 3-4 साल 5 साल आपने देखा इस पाकिस्तान में तरक्की के तमाम पहियों के रुकावट का बाइस बनी। जो अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं उनको खुदा के वास्ते सियासत की नजर न की जाए और किसी बीमारी, किसी मूजी मर्ज पर सियासत न की जाए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आयशा ईसानी और सेक्रेटरी हेल्थ इफ्तिखार शेरवानी ने बताया कि मंसूबे पर काम का आगाज रवां बरस अप्रैल में शुरू हुआ। अब तक 30% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि OPD रवां माली साल के इख्तिताम तक शुरू हो जाएगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा, तलबा तालिबात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया और 9 मई के दिलसोज वाक़यात की शदीद अल्फाज में मसम्मत की। वफ़द ने पाक फौज के शहदा और गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया और अफ़वाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया।
9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं इस्तदा करती हूँ इन गवर्नमेंट से कि वो जो लोग इस वाक़े में मुलविस थे उनको कारवाकई सज़ा दी जाए। इस चीज़ की बहुत मजम्मत करते हैं, कोई भी नेशन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा एज बिंग अ मुस्लिम के हमारी मस्जिदों का ये हाल किया जाए। जिस तरह से आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं सब कुछ डैमेज है, हमारे रियल मुजस्मे जो यहाँ पे पड़े हुए थे, मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बुरी तरह से जला हुआ है। जितनी यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, जितना नुकसान हुआ, तो लिटरली मुझे इसका बहुत ज़्यादा दुख है और मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। आज हमने जिनाह हाउस का विज़िट किया और यहाँ की तोड़ फोड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं इस चीज़ की शदीद मजम्मत करती हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने हमारे जिनाह हाउस का कितना बुरा हाल किया, हमारे फ्लैग्स उनकी कितनी बेहुरमती की है, हमारी मस्जिद उनका क्या हाल किया। बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। ऐसे ही एक निडर सपूत कैप्टन आकाश शहीद ने दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जुलाई 2014 में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन आकाश रब्बानी शहीद का ताल्लुक एबटाबाद से था। उन्होंने 19 अप्रैल 2011 को पाकिस्तान आर्मी की ऑल्टरी रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। 15 जुलाई 2014 को मीर अली में कैप्टन आकाश रब्बानी को इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन सौंपा गया। सौंपे गए मिशन की तकमील में कैप्टन आकाश शहीद ने अपने जवानों की दलेरी से क़यादत की और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फितनों और फसाद की जो लहरें उठ रही हैं, उन्हें देखकर बहैसियत एक शहीद की फैमिली होने के हमें बहुत अफसोस होता है कि इसके लिए हमने अपने घर की पोजीशन और चमन उछाले हैं। क्या इसके लिए मेरे आकाश ने और दीगर शुदा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की है? अपनी अनाथ और जाती मफादात की खातिर कौम के मुल्क के कीमती असासों को और गरीब लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी और उनके एहसासों को दबाव बर्बाद करना किसी मजहब इंसान के लिए भी जायज़ नहीं है। और खासकर शुदा की रूह परवर और दिल आवेज यादें जो इस कौम की अब्दी खैरात और वजूद को बुनियाद फराहम करती हैं, उनको मुतनाज़ बनाने की, उनकी तज़हीक और बेहुरमती की कोई भी हरकत बहुत काबिल मुज़म्मत अफसोसनाक है। कैप्टन आकाश शहीद ने बिलाशुबा अपने खून से ज़र्ब अज़ब का एक शानदार बाब लिखा और आने वाली नस्लों के लिए लाजवाल नकूश छोड़े। कैप्टन आकाश शहीद की कुर्बानी को पूरी कौम सलाम पेश करती है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही को गैर जाहिर शुदा मुकदमात में गिरफ्तार न करने के फैसले के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की अपील मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंगल बेंच ने परवेज इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को उन्हें किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया था। पंजाब हुकूमत ने अपनी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंगल बेंच ने कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हक़ाइक़ के मुनाफी फैसला दिया। अपील पर आइंदा समाअत 1 अगस्त को होगी। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का मामला। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। जज अबहर गुल खान ने केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स में स्वेरियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। वफाक ने दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा करते हुए मौके पर इख्तियार किया है कि आईनी फ्रेमवर्क फौजी इमारतों पर हमलावरों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के तवस्सुत से दायर तहरीरी मौक़िफ़ में कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरखास्तों में अहम, हसास और मुल्की वक़ार के मामलात उठाए गए हैं। अस्करी तनसीबात पर हमला बराह रास्त कौमी सलामती का मामला है। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले से मौजूद हैं जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। इन दोनों एक्ट्स के तहत किए गए तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। तहरीरी मौक़िफ़ में मज़ीद कहा गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स और ज़िलाई अदालतों के काम का तरीक़ाकार और क़वानीन एक जैसे हैं। मुल्ज़िम को फ़ौजी अदालतों में अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। रुख करेंगे कोयटा का, जहां शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए ग्रीन बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखिए। कोयटा के शहरियों के लिए ग्रीन बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। बस सर्विस का इफ्तिताह सदारती अवार्ड याफ्ता कौमी हीरो फैसल बलोच ने किया। तकरीब में सूबाई मुशीर ट्रांसपोर्ट मलक नईम खान बाज़ई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज वकीली समेत दीगर हुकाम शरीक थे।
عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار حکومت بلوچستان کی جانب سے جدید ایئر کنڈیشن بس سروس کوئٹہ شہر میں یونیورسٹی آف بلوچستان سریاب سے بلیلی تک چلائی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں بھی یہ گرین بسیں جو ہے چل رہی ہے، بلوچستان بھی خوبصورت ہو جائے، باقی صوبوں کے برابر ہونا چاہیے۔ گرین بس سروس میں خواتین اور بزرگوں کے لیے علیحدہ نشستیں مختص ہیں، جبکہ معذور افراد کے لیے ویل چیئر کے ساتھ سفر کرنے کا انتظام ہے۔ ہر 15 منٹ کے بعد بس اپنے اسٹاپ سے گزرے گی۔ بہت خوشی ہوئی، ہم کوئٹہ میں ہمیں سروس کا موقع ملا، ہم چیف سیکرٹری صاحب کے، سیکرٹری ٹرانسپورٹ کے بہت شکریہ کہ عوام کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ گرین بس سروس عوامی خدمت کے عزم کی تکمیل ہے۔ گرین بس سروس عوام دوست منصوبہ ہے جس سے شہریوں کو سفری سہولیات میں آسانی ہوگی اور ٹریفک دباؤ میں بھی کمی واقع ہوگی۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے بینکنگ محتسب محمد کامران شہزاد نے الوداعی ملاقات کی اور ادارے کی کارکردگی کے حوالے سے بریف کیا۔ صدر مملکت نے کم مدت میں عوام کو 3 ارب روپے سے زائد کا ریلیف فراہم کرنے پر بینکنگ محتسب کی کوششوں کو سراہا۔ کامران شہزاد نے بتایا کہ بطور بینکنگ محتسب 4 سال میں 1,06,000 سے زائد کیسز نمٹا کر بینکنگ صارفین کو اربوں روپے کا انصاف فراہم کیا۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر قرض دینے والی غیر قانونی اپلیکیشنز کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 43 غیر قانونی ایپس کو بند کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق کا کہنا ہے کہ فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے قرضہ دینے والا مافیا سادہ لوگ افراد کو بلیک میل کر رہا ہے۔ قانون کے مطابق ان کمپنیز کو سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن میں رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے۔ حالیہ واقعات میں غیر قانونی ایپس کے ذریعے عام صارف کے ڈیٹا تک رسائی اور بلیک میلنگ کے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ وزارت آئی ٹی نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا اشتہارات سے متاثر ہو کر ذاتی ڈیٹا کسی سے شیئر نہ کریں۔ نارووال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ آئندہ ماہ حکومت کی مدت مکمل ہونے کے بعد نگراں حکومت اپنی ذمہ داریاں سنبھال لے گی۔ عوام نے الیکشن میں مینڈیٹ دیا تو محمد نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے مشکل فیصلوں سے ملکی معیشت کی بحالی کی راہ ہموار کی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ بھی پچھلے ایک ہفتے سے مثبت رجحان کی طرف ہے۔ پاکستان کا روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں وہ سرمایہ کاری جو گزشتہ 4 سالوں میں رک چکی تھی وہ بحال ہو رہی ہے۔ چین کی طرف سے 2018 کے بعد پہلی بڑی سرمایہ کاری چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ میں $3.5 ارب کی پاکستان میں آئی ہے۔ لندن میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے ملکی استحکام اور پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ لندن کے نواحی شہر ریڈنگ میں ریلی میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا پیغام دیا۔ ریلی کے شرکاء نے 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ KMS کے مطابق قابض فورسز نے ضلع پونچھ میں تازہ کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو ضلع کے جنرل ایریا میں محاصرے اور تلاشی کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کا فوری نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے آزادی پسند رہنماؤں، کارکنوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مودی حکومت نے کشمیریوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ حق خود ارادیت کی حمایت کرنے پر کشمیر یونیورسٹی میں تعلقات عامہ کے افسر سمیت مزید 3 کشمیریوں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ عالمی یوم انصاف کے موقع پر ایک رپورٹ میں سری نگر میں خانیار، چٹھی، سنگاپور، کپواڑہ، سوپور، کشتواڑ، ڈوڈا، شپیاں میں قتل عام اور کنن پوشپورہ کے اجتماعی عصمت دری کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارتی عدلیہ نے مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم میں ملوث کسی بھی بھارتی فوجی یا پولیس اہلکار کو سزا نہیں دی۔ حریت رہنما مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں کشمیری جھوٹے اور من گھڑت الزامات پر مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں جنہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ادھر کینیڈا کے شہر مالٹن انٹاریو میں خالصتان ریفرینڈم کے دوسرے مرحلے میں ہزاروں سکھ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل آئے۔ 42,000 سے زائد سکھوں نے گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ کینیڈا میں خالصتان کے حامی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد سکھوں کے جذبہ آزادی کو نئی تحریک مل گئی۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے لمبردار ہردیپ سنگھ نجر کو ریفرینڈم سے تقریباً 1 ماہ پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ جنرل کونسلر سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتمن سنگھ پنو نے
गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के हाथों हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल से आज़ादी की तहरीक को मज़ीद तक़वियत मिली है। भारत के तशद्दुद का जवाब ताकत से देंगे। उन्होंने कहा कि रेफरेंडम से पहले कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने रेफरेंडम के हवाले से धमकी दी थी। उन्होंने कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि सिखों के हुकूक में मुदाखलत पर भारतीय हाई कमिश्नर को कनाडा बदर किया जाए। बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने वाले खालिस्तान रेफरेंडम में 10 लाख से ज़्यादा सिख वोट कास्ट कर चुके हैं। भारतीय बहरिया अपने ही अवाम पर बोझ बन गई। सन 2000 से लेकर अब तक भारतीय बहरिया 26 बड़े हादसात का शिकार हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बहरिया हर 5 साल में एक जंगी जहाज और हर 2 साल में तरबियत याफ्ता अफसर और जवान खो देती है। ज्यादातर हादसात कप्तान की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफी तरबियत के बायस पेश आए हैं। सिर्फ 2014 के 7 महीनों में 11 हादसात में भारतीय बहरिया के 21 अफसरान और जवान हलाक हुए, जबकि 8 मार्च 2023 को भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहीरे अरब में गर्क हुआ। 18 जनवरी 2022 को INS धमाके के नतीजे में 3 सेलर्स हलाक हुए थे। अक्टूबर 2017 में वाहिद भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन गफलत के बायस हादसे का शिकार हो गई। फरवरी 2014 में भारतीय सबमरीन सिंधु रत्ना में आग लगने से 2 अफसरान समेत 7 सेलर्स जान से हाथ धो बैठे। हादसे के नतीजे में भारतीय नेवल चीफ DK जोशी को इस्तीफा देना पड़ा था। गुज़श्ता 6 बरसों के दौरान पाकिस्तान 4 मरतबा भारतीय आबदोजों का पाकिस्तानी पानियों में सुराग लगाकर भारतीय बहरिया की नाक़िस कारकर्दगी का सबूत दुनिया के सामने रख चुका है। इस रिपोर्ट के बाद भारतीय अवाम ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि क्या हादसात का शिकार भारतीय फौज चीन या पाकिस्तान से लड़ भी पाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के हवाले से इक़दामात के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास हुआ। मुशीर उमूर कश्मीर ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैफिक हादसात में कमी कीमती जानों के अज़िया मामूल बन चुका है। उन्होंने कहा कि हादसात के शिकार स्याह इन इलाकों में मुमकिन खतरात को जाँचने की महारत नहीं रखते, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक हादसात पेश आ रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को सयाहों के ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने और इन्हें दुश्वार गुजार रास्तों के मुमकिन खतरात से बचने के लिए पेश की खबरदार करने की हिदायत की। इस्लामाबाद में होने वाली सूफी कॉन्फ्रेंस के मुकर्ररीन ने कहा है कि कुर्रा अर्ज पर माहौलियाती बदलाव और इसके नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल का हल दीनी तालीमात में पोशीदा है। कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी और दीगर ने खिताब किया। तफसील जानेंगे अमाद अवान से। इस्लामाबाद के मकामी होटल में होने वाली सूफी कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनियावी मामलात में बिगाड़ के नतीजे में पैदा होने वाले माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने की सबील पैदा करना था। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन हुए, जिनमें पैनलिस्ट ने जंगों और अमन के दिनों में माहौल को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में शुरका को आगाह किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने पहले सेशन से खिताब किया। भारत में ख्वाजा निजामुद्दीन की दरगाह के सजादा नशीन ख्वाजा सैयद ताहिर काज़मी समेत पाकिस्तान भर से मुशाइख अज़ाम और तुर्क सूफी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे, जिन्होंने हाजरीन को बताया कि सिर्फ पानी की आलूदगी रोककर हम ताकीद से की गई इस्लामी तालीमात की पैरवी कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस से वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान अफेक्ट हो और उस अफेक्ट होने से जो है मैं समझता हूँ कि इस तरीके से हम अपने केस दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। UN के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पर आए, दुनिया ने इंडोर्स किया कि वाकई पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर हुआ। कॉन्फ्रेंस के कन्वेनियर जहलम की सरोबा शरीफ के पीर सैयद मुदस्सिर नजर शाह बुखारी ने शुरका को बताया कि खैर की चीज जहां से मिले ले लेनी चाहिए। इसी तालीम की बुनियाद पर तमाम सूफिया अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आवाम को माहौलियात के मसाइल से आगाह करें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 27 ममालिक पर मुश्तमिल 3 बराज़मों के 70 आगाही प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जिनमें दुनिया भर के मुशाइख उज़ाम शिरकत करेंगे ताकि दुनिया को माहौलियात के चैलेंजेस के लिए तैयार किया जा सके। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया और अमराज़े क़ल्ब के मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अस्पताल के मेयार की तारीफ की। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे को सराहा। इस मौके पर वज़ीर आला ने VIP वार्ड को आम मरीजों के लिए भी खोलने की हिदायत की। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान की सदारत में मुहर्रम उल हराम के इंतजाम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुरतब करदा प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबे में मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस, FC और पाक फौज के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे और CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। जुलूसों और मजालिस की मौसर मॉनिटरिंग के लिए महकमा दाखिला में सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा।
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں حکومت ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں پولیو اوورسائٹ بورڈ وفد سے ملاقات کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے معاونت پر گیٹس فاؤنڈیشن، یونیسیف، WHO اور روٹری انٹرنیشنل سمیت تمام بین الاقوامی پارٹنرز کے مشکور ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ نئی نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کراچی میں مصنوعی تبدیلی لائی گئی۔ MQM لندن کا کراچی میں پروگرام ایک سازش تھی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق جدوجہد ہمارا راستہ ہے۔ MQM شہر قائد کے مسائل کی ترجمانی کرتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مردم شماری صاف اور شفاف ہونی چاہیے، کراچی کے ووٹرز لسٹوں میں بے قاعدگی درست کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق سے ہمیں انصاف کی توقع ہے اور مسلم لیگ نون پر بھروسہ ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے دھابیجی اکانومک زون شروع کیا ہے اور مزید 5 پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں، اب ملک کو صحیح راستے پر لانا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے بعد ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے۔ PDM کے مطابق دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا ہے اور اس وقت پانی کی آمد اور اخراج 20,370 کیوسکس ہے، جبکہ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 51,191 کیوسکس ہے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا ریلا ہیڈ سلیمانکی سے ہیڈ اسلام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ریلا آئندہ 24 گھنٹوں میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پہنچے گا۔ PTMA کے مطابق دریائے راوی، چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے اور PTMA کا صوبائی کنٹرول روم تمام دریاؤں میں پانی کے بہاؤ کی نگرانی کر رہا ہے۔ DG PTMA کے مطابق ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں اور تمام اضلاع کو سیلاب میں استعمال ہونے والی مشینری اور آلات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ PTMA صوبے بھر کی انتظامیہ کے ساتھ 24 گھنٹے رابطے میں ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے لگائے گئے امدادی کیمپس میں کھانے پینے، صاف پانی سمیت علاج معالجے کی سہولیات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے اور سیلاب متاثرین کے جانوروں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے۔ پاک فوج کے ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔ پاک فوج کے دستوں نے ضلع بہاولنگر، منچن آباد اور چشتیاں کے تقریباً 14 سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف آپریشنز کیے، جس میں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پاک فوج کے دستوں نے سیلاب متاثرین میں خشک راشن، پانی اور تیار راشن بھی تقسیم کیا۔ علاقہ مکینوں نے پاک فوج کی امدادی کارروائیوں پر اظہار تشکر کیا۔ متاثرہ ملازمین کے بارے میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر قادر خان مندوخیل کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں PTV، ریڈیو، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور APP سمیت دیگر اداروں کے مسائل پر غور کیا گیا۔ چیئرمین کمیٹی نے متعلقہ حکام کی عدم شرکت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ قومی اسمبلی کی اسلحہ لائسنس کے حوالے سے خصوصی کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں شہریوں کو اسلحہ لائسنس کے حصول میں درپیش مختلف مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خصوصی کمیٹی نے اسلحہ لائسنس کے حصول کے طریقہ کار کی پیچیدگیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں چیئرمین نادرہ کو طلب کرتے ہوئے وزارت داخلہ کو ہدایت کی کہ ارکان پارلیمان کے اسلحہ لائسنس کے اجراء کا عمل تیز کیا جائے۔ پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارتوں کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا۔ ذیلی کمیٹی نے وزارت مذہبی امور کے آڈٹ اعتراضات کو نمٹا دیا۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا جو بدھ کو شدت اختیار کر لے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کی رات سے 23 جولائی کے دوران خطہ پوٹوہار، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، پشاور، مردان، کوہاٹ، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان اور وزیرستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 19 سے 21 جولائی کے دوران بارکھان، لورالائی، کلات، حزدار، یوب، آوران، ڈی جی خان، بکھر، لیا، بھاولپور، رحیم یار خان، سکھر اور لاڑکارہ میں بھی وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
19 से 23 जुलाई के दौरान थरपारकर, मीरपुर खास, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीर आबाद, हैदराबाद, सांगड़, बदीन और कराची में बादल बरसने का इम्कान है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बारखान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले नौकुंडी की बात करेंगे, जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 43, मुजफ्फराबाद और सरगोदा में 39, जबकि फैसलाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 36, कराची 35, पेशावर 39, जबकि कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल।